द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ रोजाना जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये अगला प्रैक्टिस सेट उसका लेकर आप लोग के मध्य आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसमें 150 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न जिसका है, बच्चा रोता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये बताना है। तो आप लोग प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो है प्रयास करते रहें और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखते रहें। तो चलिए इसका उत्तर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि कृतवाच्य है। इसमें कर्म नहीं है, बच्चा रोता है, क्या रोता है, कुछ नहीं है, तो इसमें कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर पहला इसका ये सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में, विजय के आते ही उसका भाई चला गया, तो किस प्रकार का ये वाक्य है यही बताना है। तो विजय के आते ही उसका भाई जब चला जाता है तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, अधर धरत हरिके परत ओठ दीछी प्रति ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो इस पंक्ति में अलंकार बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार है इसमें। इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो तद्गुण अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, तद्गुण अलंकार। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है यही ढूंढना है। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये बताना है। ढूंढकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि माल गोदाम ये तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है। माल गोदाम का तात्पर्य है माल जिसमें रखा जाता है, अर्थात माल गोदाम जैसे कह सकते हैं माल का गोदाम। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें गुरु की दीक्षा ली हो, तो जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वो दीक्षित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो शुद्ध व चार शब्द लिखे गए हैं, जिसमें से एक शुद्ध है, बाकी तीन अशुद्ध हैं। तो शुद्ध शब्द इसमें ढूंढना है। चलिए बताइए कौन सा शुद्ध है। तो बहिष्कार यानी सी ऑप्शन जो है ये बहिष्कार सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है, ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध वाक्य के किस गुण से है। तो ये जो वर्ण लिखे गए हैं ये प्रसाद गुण के प्रकाश गुण काव्य गुण का इनके संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पद्यांश लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़िए। हमने जो है इसको पहले से ही पढ़ लिया है, आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर को देखते हैं। ठीक, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ लिए होंगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न, बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है, यानी कि कवि के मन में क्या है। ऑप्शन नंबर 20 ए जो है इसका सही होगा। इसमें बेसुध है मन कहकर जो कवि कहना चाहता है तो मस्त हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो जिसमें आकर्मक क्रिया है वो बच्चा जोर से रोया, कैसा रोया बच्चा, जोर से रोया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त जो है विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। इसका तात्पर्य यह है कि उपमेय का विलोम शब्द बताना है, सीधी भाषा में जान लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि उपमेय का अनुपमेय होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे चार शब्द जो लिखे गए हैं इसमें तद्भव शब्द को ढूंढना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि सूरज तद्भव के रूप में लिखा गया है, बाकी सारे अलग अलग शब्द हैं। ठीक, तो चलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन जो है अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो जो अंडरलाइन है बहन को पुस्तक देना, इसमें कौन सा कारक है। तो जहाँ पे लेने देने की बात होती है वो आपका कौन सा अलंकार होता है, संप्रदान अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अच्छा प्रश्न था। चलिए गद्यांश को आप लोग पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर को।
वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा जो नहीं पढ़ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है? गद्यांश के अनुसार बताना है, ये जीएस का प्रश्न नहीं है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर जो है वो आपका ये क्या कहते हैं, सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में सॉलिड रॉकेट बूस्टर दिया गया है। नेक्स्ट है, जिन संज्ञा शब्दों में पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उसको कौन सा संज्ञा का नाम दिया जाता है? तो नापतोल जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, अनाज हो गया, ऐसे चीज़ों को हम लोग जो है नापते तोलते हैं। तो ये द्रव्यवाचक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला है, बद उपसर्ग में शब्द, बद उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बद से बदसलूक बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बदसलूक। ठीक, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, संज्ञा के अंत में क्या लगा दिया जाता है तो प्रत्यय कहलाता है? तो कोई भी संज्ञा होती है तो उसमें जो है तद्धित लगा दिया जाता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तद्धित लगाने पर संज्ञा के अंत में यानी पीछे तद्धित लगा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? अच्छा प्रश्न है। सदा धन यो, इसका जो है संधि विच्छेद जब करेंगे तो सदा धन ए हो जाएगा। और ये जो संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। तो इसमें सी वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, वृद्धि संधि सदैव। ठीक है। नेक्स्ट पे, कौन सा वर्ण अघोष है? चारों वर्ण दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, क, ग, घ और ज। इसमें अघोष वर्ण को ढूंढना है। तो इसमें अघोष वर्ण जो है वो आपका का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं करते रहें, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन प्रैक्टिस सेट हमारे साथ आकर रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट जो है मिल रहा है आपको, वो बराबर सॉल्व करते रहिए। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो है परीक्षा आपकी नहीं होगी। चुनाव आ गया है, परीक्षा का कोई घोषणा नहीं मिला या कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन ये चुनाव जैसे ही समाप्त होगा आप लोग को भारी भरकम वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए आप लोग को बैठना नहीं है, शांति से प्रैक्टिस सेट को करते रहें, अन्यथा जो पढ़ता रहेगा वो बाजी मार ले जाएगा और जो बैठ जाएंगे वो पीछे हो जाएंगे। ठीक, इसलिए रोज़ाना जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी को अपनी बरकरार बनाए रखिए। चलते रहिए, थोड़ा स्लो हो जाइए ठीक है, लेकिन चलते रहिए बरकरार, बंद नहीं करना है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें पूछा जा रहा है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। होनहार वीरवान के होत चिकने पात में लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। तो इसमें जो अर्थ होगा इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में यानी बचपन में ही नजर आने लगते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तीन तो है, एक नहीं है, यही बताना है इसमें। जो कि मयंक लिखा गया है, मयंक शब्द जो है ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो है इसके सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं मयंक की, तो मयंक जो होता है ये चंद्रमा की पर्यायवाची होता है, चांदनी की नहीं। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पितृ शब्दार्थ तृतीया कहने रूपम अस्ति। तो इसमें जो पितृ शब्द है इसका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप में कौन सा रूप होगा, यही बताना है। संस्कृत के प्रश्न आ गए हैं, 20 प्रश्न हिंदी के हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पित्रा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में जो ये सच्छेषाटी सूत्र का उदाहरण बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए तच्छो सही होगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है, आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहे हैं जिससे कि आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सके। ठीक है।
तो जो आंसर आप लोग को आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखने की जो है कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, जिससे कि आंसर को आप दिमाग में बनता रहे, याद होता रहे। पंच विसंति विसंति में जो है का अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसमें 25 को जो है संस्कृत में इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का 25 सही होगा। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन एक नहीं है, बाकी 3 है, यही बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी जो है सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आप लोग को। संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो 25 नंबर में ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो कि सम ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सम संस्कृत में जो है सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कमलम ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दर्शनम का प्रकृति प्रत्यय क्या है ये बताना है। तो इसमें जो दर्शनम शब्द लिखा गया है इसका प्रकृति प्रत्यय जो है ये दृश्य प्लस ल्यूट है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में ये जो प्रतिज्ञा योगंध रायण जो लिखी गई है ये किसकी रचना है ये बताना है। तो ये रचना जो है ये भास का है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिकीर्षु किस धातु से बना है। तो चिकीर्षु जो धातु से बना है ये ऑप्शन क्री धातु से बना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है ये संस्कृत के पद्यांश से लिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर को देखते हैं। आंसर भी दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा गया है आचार्यात कियन मात्राम ज्ञानम आद्यात। तो इसका आंसर जो है वो डी आंसर है, जो कि पादमात्रम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ इंग्लिश के भी प्रश्नों को कवर करते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न में जो ये एरर ढूंढना है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा किस पार्ट में एरर है। ए बी और सी डी के रूप में जो लिखे हैं किस पार्ट में एरर है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ देन माई सेल्फ लिखा है, यहीं पे इसमें त्रुटि है। यहाँ पे देन माई सेल्फ के स्थान पर आई का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर भी एरर ढूंढना है, बताइए कौन सा एरर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले में ही जो है एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे ए जो लिखा गया है ये एरर ए ना लिख करके यहाँ पे दे आर्टिकल, ये आर्टिकल है तो ए का प्रयोग ना हो करके दी का प्रयोग है, दी बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 33 नंबर में स्पेस जो यहाँ पे खाली है स्थान भरना है, उसी को क्या भरा जाएगा यहाँ पे ही बताना है। तो 33 नंबर में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो हैज़ नॉट डन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर। तो 34 नंबर में भी अपान, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे अपान पहला ही ऑप्शन भरना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग आंसर वो क्या कहते हैं प्रश्न को पढ़िए फट से, और उसके बाद आंसर जो है बताइए कमेंट बॉक्स में। और नहीं बताते तो हम तो बताते ही चल रहे हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन है यहाँ पे कौन सा सही होगा नीचे देखिए, ये बताना है। अगर नहीं सही है तो चौथा ऑप्शन जो नॉट इम्प्रूवमेंट लिखा गया इस पर टिक लगाइए। ठीक है, तो 35 में ऑप्शन बी सही होगा, जो कि ये भरा जाएगा देयर गाइड्स वास, ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। यहाँ पे ये लिखा जाएगा गलत है। ठीक है, वरना होकर के यहाँ वाज होगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। उसके बाद चेंज करना है इसको इसका वॉइस चेंज करना है। 36 नंबर में ये जो चेंज हो जाएगा ये सी हो जाएगा। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वाज बॉट बाय मी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और इसमें नरेशन बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं।
तो 37 में ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, जो कि ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अपोजिट बताना है। जो होमोजीनियस है इसका अपोजिट बताना है। विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपोजिट शब्द जो होगा 38 नंबर में, तो वो डिसअपेरिएट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है ये पोएट्री कंप्रीहेंशन से है। आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर को देखा जाए। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो इसको वीडियो को रोक करके पढ़िए, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताना है। तो 39 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, जो कि पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि पैसेज के रूप में दिया गया है। आप लोग इसको पढ़िए वीडियो को रोक करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है, आंसर इसका बताने की कोशिश करें। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, रेंसन ऑफ हैट। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो 20 प्रश्नों को यहाँ पे गणित के आए हैं इसको हम लोग स्किप करेंगे, जो कि हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका मन है इसको सॉल्व करने का, तो इसके PDF को लोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पे जाकर के आप लोग जो है लोड कर अच्छा, ये मैथ का प्रश्न नहीं है, अभी यहाँ पे साइंस के ही प्रश्न है ये। चलिए इसको हम लोग जो है कवर करते हैं। साइंस जब मैथ का प्रश्न होगा तो उसको स्किप किया जाएगा। तो 41 नंबर का ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या अगर इतनी मीटर है और उसको एंगस्ट्राम में व्यक्त करना है, तो किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाएगा ये बताना है। तो इसको एंगस्ट्राम में व्यक्त करने के लिए क्या होता है, तो इसमें जो व्यक्त किए करेंगे उसका मान जो आएगा वो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 0.5 एंगस्ट्राम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन के बराबर है तथा गुरुत्व जनित त्वरण जो है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना जो है किस प्रकार से करेंगे? जो हल करेंगे इसको, तो कौन सा आंसर आएगा ये बताना है। तो इसमें जो भार निकाला जाएगा वो भार आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग निकालने के बाद द्रव्यमान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भार बटे गुरुत्वीय त्वरण। तो भार जो दिया गया है आपका भार ये है, ये 98 न्यूटन का भार, यहीं पे गुरुत्वीय त्वरण जो दिया गया है 9.8 दिया गया है। तो इसको ऊपर करके इसको ऊपर कर लीजिए और इसको नीचे कर लीजिए, उसके बाद भाग कर दीजिए, तो आएगा आपका 10 किलोग्राम के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर तो प्रतिबिंब उल्टा बने, तो दर्पण किस प्रकार का होगा ये बताना है। बी ऑप्शन सही होगा, जो कि अवतल दर्पण यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसमें जो प्राकृतिक गैस का उदाहरण होगा या अवयव है वो मीथेन है। ऑप्शन नंबर CH4 जिसको कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वायुयान में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो वायुयान में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो ईंधन आपका होता है एथिल अल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, जिसका सामान्य सूत्र है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। चलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग हमेशा याद दिमाग में बनाए रखें। अच्छा प्रश्न, अगले प्रश्न को देखा जाए, कॉपर सल्फेट विलयन का pH मान बताना है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है इसका pH मान जो होगा वो 7 से अधिक हमेशा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी जिसको चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है जैसी गंभीर बीमारियों का कारण कौन सा है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, शैवाल या विषाणु है? तो जो पोलियो तथा चेचक नामक बीमारी हैं ये आपके
क्या कहते हैं, विषाणुओं के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और चेचक जो होता है इसको चिकन पॉक्स के भी नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और चिकन पॉक्स जो होता है ये वायरस जनित एवं संक्रमण रोग है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? तो मादा लिंग हार्मोन्स जो होता है वो आपका एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा। यहीं पे अगर पुरुष नर लिंग हार्मोन्स की बात करेगा तो यहाँ पे एंड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, कीट परागण क्या है? तो कीट परागण जो है वो साल्विया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग को जो 10 सेकंड का समय देते हैं उसमें आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साल्विया। नेक्स्ट को देखा जाए, जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो मानव में जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो आपका ये शुक्रवाहिनी हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष का जनन तंत्र अंग है। ठीक है, बाकी तीनों जैसे अंडाशय, गर्भाशय, योनि जो है ये सभी मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं, बाकी ये शुक्रवाहिनी जो है ये पुरुष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगर इस समीकरण को, चलिए मैथ के 20 प्रश्नों को स्किप करने के बाद हम लोग आज चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और आप लोग को अगर ये मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर जाके फॉलो करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट को लोड करके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? इस प्रश्न में ये पूछा गया है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, आप लोग आंसर देने का कोशिश करते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, और ये अनुच्छेद 108 के तहत होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी लोग को मालूम है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अपना बृहस्पति। ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है जो कि कहा गया है, जिसमें ओजोन परत के विनाश से प्राणी मात्र को किस रोग का भय है? तो ये ओजोन परत का जो विनाश हो रहा है इससे किस रोग का भय बना हुआ है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो कि त्वचा कैंसर का भय बना हुआ है। ये मानव स्किन में त्वचा कैंसर का रोग जो है होगा इससे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, उसको आप लोग को बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करते रहें, जिससे आप लोग को भी आंसर याद होता रहे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी गोमती नदी जो कि सही हो जाएगा। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से हुआ है। सी ऑप्शन गोमती नदी इसका सही आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो जो पृथ्वी के करोड़ पर दो पदार्थ पाए जाते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निकेल और लोहा यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगले प्रश्न में आप लोग को 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन कौन से धातु
पाई जाती है जो सोनभद्र जिले में, वो बताना है। तो इसमें जो चारों धातुएं लिखी गई हैं, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बी में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कमेंट करके आप लोग आंसर देने का प्रयास करते रहें, जिससे आप लोग को भी आंसर याद होता चले। तो इस प्रश्न का आंसर जो सही है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वो आपके राजमार्ग से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो वो पर्वत श्रेणी जो है आपका क्वीनमांड श्रेणी है, जो अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और इसमें कहा गया है सह विद्याया मुक्ते, जिसका उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य इस विचारधारा को किस तरह जो है माना गया है, जैसे कि आदर्शवादी, प्रकृतवादी या परियोजनवादी या अस्तित्ववादी के रूप में माना गया है। ये विचारधारा इसमें बताना है। तो 81 का ऑप्शन जो सही होगा, कमेंट करके आप लोग भी आंसर देते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जिसको आदर्शवादी के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 45, अनुच्छेद 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम छात्र की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार जो छात्र की संख्या होनी चाहिए एक क्लास में या एक कक्षा में, वो संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 40, 30, 45 या 20। कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करते रहें आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर कक्षा में छात्रों की संख्या जो होती है वो 30 होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात को बताना है। कौन सा सही अनुपात है इसमें। तो 84 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताना है। चलिए बताइए कमेंट करके आप लोग। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सभी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न का कठिनाई स्तर, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो किस तरह से वो संबोधित कर सकती है। वाक्य के रूप में 4 वाक्य लिखे गए हैं और नीचे कूटी आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है। तो चारों ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं और यहाँ पे चारों वाक्य भी आपको दिख रहे हैं। आप वाक्यों को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला सही हो जाएगा, जो कि विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है वो आपका बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा स्तरीय
संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ऑप्शन दूसरा भी जो है वाक्य सही हो जाएगा। उसी के बाद अगला है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, तो ये सही नहीं है। और चौथा देखते हैं मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके, तो ऑप्शन 4 ये चौथा वाक्य भी सही हो जाएगा। इसलिए देखते हैं ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, जिसमें 1, 2 और 4 सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं किस लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जो सही है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता दी है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जैसे कि विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, महात्मा गांधी। तो इसमें जो चरित्र निर्माण को शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया है वो आपके महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचा का नियामक कौन है। तो प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचा जो नियामक होता है ये आपका बेसिक शिक्षा परिषद इसका नियामक है। पहला सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है एक समावेशी विद्यालय किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आप लोग पढ़िए, थोड़ा बड़े ऑप्शन के रूप में जो लिखे गए हैं बड़े हैं, आप लोग इसको पढ़ने का कोशिश करें और आंसर देने के भी प्रयास करते रहें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यही एक समावेशी विद्यालय का जो है व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए उसके बाद फिर स्पेस है कि प्रति सचेत होना चाहिए। तो जो ये सचेत होना चाहिए उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें व्यक्तित्व भिन्नता की अवधारणा में निम्न शिक्षण विधि को जन्म दिया गया है, तो वो कौन सी शिक्षण विधि है। कमेंट करके आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ये डाल्टन विधि में ऐसा संभव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा को जो है शिक्षण विधि को जन्म दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका डाल्टन विधि सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता की अवधारणा, अच्छा ये प्रश्न हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था के बारे में बताना है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है या प्रथम अवस्था जो होती है वो आपका अनुकरण होता है। जब बालक पहली बार कुछ सीखता है तो वो अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का तात्पर्य है कि दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को वह धीरे धीरे करता है और स्वयं उसी प्रकार से करने लगता है। इसी के साथ अगला है विद्यालय में अध्यापन करने वाले बालकों को सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी प्रमुख उपाय क्या होने चाहिए। तो इसमें जो प्रमुख उपाय होने चाहिए सहयोगी स्थापित करने के लिए वो आपका शिक्षक तथा अभिभावक में नियमित संपर्क का बना रहना जो है ये सबसे उपयोगी साबित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों वाक्य आप लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है इसमें। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो आपका हो जाएगा पहला ही सही है, जो कि तर्क शक्ति का विकास
व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर कोई व्याख्या कर रहा है तो वहाँ पे तर्क शक्ति का विकास होगा। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है, पूछा गया है और इसके अनुसार ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हस्त संचालन परक कौशलों का विकास किससे संबंध रखता है? सामान्य बालक से, दृष्टिबाधित बालक से, या मानसिक रूप से मंद बालक से, या प्रतिभाशाली बालक से? कमेंट करके आंसर देते रहें आप लोग, जिसका आंसर सही हो जाएगा इसमें तो आंसर सी के रूप में जो है वो सही होगा, जिसमें मानसिक रूप से मंद बालक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसी से ये संबंध रखता है। सी सही होने के बाद अगला है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, इसमें यही बताना है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास जो है कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और इसमें प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा आपको सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ये बताना है। तो चारों ऑप्शन, चलिए ऑप्शन दिखने लगा होगा आपको, तो बताइए आंसर इसका कौन सा सही है। डी ऑप्शन सही होगा इसका, जिसमें वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों से संबंध में सबसे अच्छा है। तो जब बच्चे त्रुटि करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है, तो इसको हम पहले ही बता देते हैं। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं तो वो अधिगम का ही एक हिस्सा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो सीखते ही हैं, त्रुटियों के माध्यम से ही वो सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही सही होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इसमें बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न में पूछा गया कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है। जो बच्चे कक्षा में या क्लास में ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए सबसे अच्छा लाभकारी उपाय क्या होगा। तो जो उनके लिए सबसे सटीक और अच्छा होगा वो बच्चों को उस जगह बैठाना जहां उनसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और यहाँ पे थोड़े बड़े यानी लंबे प्रश्न हैं आज के, तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इसमें जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वो आपका वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये अच्छे यानी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। ठीक, अगर कोई बालक है और किसी लंबे निबंध को रट लेता है तो ये अच्छे बालक का लक्षण वो नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है सही होगा। इसका अगला प्रश्न है वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते ही होंगे वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे 14 अप्रैल की बात करते हैं तो 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। वहीं पे 18 अप्रैल अगला जो है सी विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसी के साथ अगला है और अगले को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं साथ साथ और ऑप्शन भी देखते हैं। तो इसमें मिलान जो करना है देखते हैं कौन है।
तो बिरहा जो गाई जाती है ये भोजपुरी में होता है, यानी कि यह पहला ऑप्शन इसका पहले से ही ए से मिलान कर देंगे। अगला है कजरी जो है वो अवधी में गाई जाती है। नेक्स्ट है मल्हार, मल्हार कौरवों के द्वारा गाया जाता है और रसिया जो है ये ब्रजों के द्वारा गाया जाता है। देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और इसमें अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो कौन सी भाषा है जिसमें अमीर खुसरो ने सबसे अग्रिम भूमिका निभाई है? तो वो भाषा है आपकी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सितार किसका मिश्रण है? तो सितार जो बजाया जाता है वो दो चीज़ों के मिश्रण से बनता है, जो कि मिश्रण जो है वो आपका मिश्रण हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि बीड़ा तथा तंदूर का ये मिश्रण है। सी सही होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बताना है। चारों ऑप्शन है, सितार है, तबला है, सरोद है या वीणा है। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ये आपका ये वीणा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और कभी कभी आपका राज्य दिया होता है जो कि मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर पड़ता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है या किस विषय में लिखा गया है? ये चरक संहिता जो लिखा गया है ये आपका कनिष्क के द्वारा जो है कनिष्क के राजवैद्य के द्वारा लिखा गया है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी इसका चिकित्सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने कराई है? तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ है ये आपके धर्मपाल नामक शासक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो जो वायुमंडल में हमारी ये वायुयान जो उड़ते हैं ये किस मंडल में उड़ते हैं यही बताना है। चारों मंडल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो समताप मंडल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत भी जो है इसके सबसे निचले परत में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो वो विरासत है आपका सी कुंभ मेला का जो है इसको विश्व विरासत के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका कुंभ मेला सही हो जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को देख रहे हैं, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जिला जिसे हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है ये बताना है। तो ये आपका जिला जो है वो जिला हो जाएगा शामली जिला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसको राष्ट्रीय राजधानी के रूप में शामिल किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, उस हाईवे का नाम बताना है या एक्सप्रेसवे का नाम बताना है। तो कमेंट करके आप लोग आंसर दें। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे उसका नाम है, जहाँ पे सबसे पहली भारतीय वायुसेना के विमान को उतारा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो जो ये बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है ये आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वहीं पे समझौता एक्सप्रेस एक नामक ट्रेन जो चलती है वो आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और भारत और नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे
एक बस सेवा जो है वो चलती है, जिसको हम लोग मैत्री बस सेवा के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे बंधन एक्सप्रेस की बात किया जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है, और उसको आरोही क्रम में लगाना भी है। चारों देश के नाम दिए गए हैं, इसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, ऐसे क्रम में लिखना है। तो इसमें जो सही है वो आपका सबसे बड़ा देश मॉरिशस है, उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद फिर जापान, फिर नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी सही होगा। इसमें केवल तीसरा ही सही है आपका, जो कि काले धन और कर चोरों में कमी लाना इसका उद्देश्य है। आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 का मुख्य उद्देश्य तीसरे ऑप्शन में जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इस प्रश्न में कहा गया है कि जो कथन दिए गए हैं इस पर विचार करना है, और नीचे कौन से सही हैं उनको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, जिसका धाविका हिमा दास असम की पहली खेल एम्बेसडर बनी है, ये भी सही है। और अगला है IAAF अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये भी सही है। और वहीं पे वह पदक उन्होंने फिनलैंड के टेम्पेयर में 400 मीटर दौड़ में जीता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 मिला है। तो ये दिया गया था, इसमें से जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे तीनों ए और बी सी में, ये इनमें से किसी को नहीं दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं दिया गया, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो इसमें कहा गया है कि कौन सा देश दिसंबर 2018 में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया। तो इसमें जो मेजबानी किया है उस देश होस्ट कंट्री है वो आपका भारत ही है अपना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कोप इंडिया 2019 युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो कोप इंडिया 2019 युद्ध अभ्यास जो हुआ है ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेग्मी एनेट हिटसन चर्चा में क्यों है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है पेग्मी एनेट हिटसन, और ये चर्चा में भी रहा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही सही होगा। ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला का एक नाम है, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं, जो कि पेग्मी एनेट हिटसन नाम है इनका। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा। तो रेल विश्वविद्यालय जो खुल रहा है वो आपका बड़ोदरा में खुलेगा, यानी खुल गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे रेल विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी बड़ोदरा सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की शुरुआत किया है। तो जो गुजरात सरकार है आपका, उसने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन है गुजरात, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात सरकार। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम एक उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है यही बताना है, दुखम और सुखम। तो ये उपन्यास जो है ये ममता कालिया का है, दुखम सुखम उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी ममता कालिया सही होगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलते हुए टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाने वाला कौन सा खिलाड़ी सबसे युवा भारतीय बन गया है? तो ये जो सबसे युवा भारतीय बने हैं और वो भी डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले, उनका नाम है पृथ्वी शा। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी शा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस गांव में खुदाई में 5000 साल पुराना रथ प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के जो खुदाई हुई है उसमें 5000 जो रथ पुराना मिला है, ये आपका गांव का नाम है सिनौली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर 19 विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो इसमें जो जीता है वो भारत ने जीता है अंडर 19 विश्व कप 2018, और ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, जिसमें हारने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है और विजेता अपना भारत। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो क्षेत्रीय रेल संस्थान है उसकी स्थापना जो हो रही है वो आपके गाजीपुर जिले में हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए जो है बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट है, और यहाँ पे अब रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। रीजनिंग के प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर को हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो पहला 131 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और 32 की बात करते हैं तो 32 में जो सही है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर यहाँ पे है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और वहीं पे 33 को देखते हैं और 34 को भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 33 में बी सही हो जाएगा और 34 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अगला क्रम होगा 34 नंबर में। इसी के साथ 35 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पे 5 प्रश्न हम लोग जो है इसके कर लिए हैं। अब 5 प्रश्न कंप्यूटर के देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो नीचे डिस्क लिखे गए हैं उनमें कौन सी फिक्स डिस्क है? फिक्स डिस्क का मतलब है अस्थाई डिस्क। तो फिक्स डिस्क जो है वो आपका सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो होती है ये आपका फिक्स डिस्क को होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो आपका ये ओरेकल जो है, ओरेकल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? तो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है यही बताना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम जो है ये कंप्यूटर नहीं करता है, ये इंसानों का काम है। ठीक, तो बाकी तीनों जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? तो टच स्क्रीन जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। जब आप कहीं टच करते हैं तो जान लीजिए उसमें कोई ना कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इनपुट डिवाइस पहला सही होगा। अगला है, एनआईसी का पूरा नाम बताना है। तो एनआईसी का पूरा नाम जो है वो आपका हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए सबसे विशेषतम गुण कौन सी सबसे अनिवार्य होती है? तो अध्यापक की जो सबसे अनिवार्य गुण है उस गुण के बारे में बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए हैं और ये मनोविज्ञान टाइप के जो है प्रश्न है मनोविज्ञान का। तो चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, उसने धैर्य होना चाहिए। ठीक, तो यही सबसे अनिवार्य और सबसे अच्छा गुण होना चाहिए अध्यापक का, कि उसमें
धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन जो है, वाक्य जो कहा गया है, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, यही इसमें बताना है। तो ये कथन जो कहा गया है मैकडूगल के द्वारा कहा गया है, क्योंकि अभिप्रेरणा की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन छात्रों को कब प्रभावित करता है? तो पुनर्बलन जो छात्रों को प्रभावित करता है वो आपका शिक्षक की भूमिका प्रभावी होने पर ही ये कार्य करता है या प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाए और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोगों से बचाया जाए? तो वो कौन सी धारा है ये बताना है इसमें, या अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि धारा 39F के तहत इसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन जो है वो सी ऑप्शन सही है। यह पक्षपातपूर्ण एवं योग्यता रहित नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही ऑप्शन पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन है। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किशोरावस्था को तनाव, तूफान की अवस्था या विरोधावस्था जो कहा गया है, ये आपके स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका स्टेनले हॉल सही होगा। नेक्स्ट है, किसके अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी दिख रहा होगा आप लोग को। अब बताने का कोशिश करें कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी सही है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि बच्चा कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो आपका सी ऑप्शन है, जो कि प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? तो जो समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है वो ऑप्शन सही होगा आपका बी ऑप्शन, जो कि बच्चों की विविध प्रकार की समस्या का समाधान करने के मौके देना तथा उसका हल करते समय सहयोग देते रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसी के तहत जो है कोई भी बच्चा जो है बेहतर ढंग से समाधानकर्ता बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भी चलेंगे, और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें पूछा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द जो लिखा गया है इसका अर्थ क्या है? निःशुल्क का तो अर्थ जानते ही होंगे, बिना शुल्क के, और यहाँ पे अनिवार्य जो लिखा गया है इसी का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ जो है वो उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यही जो है अनिवार्य शब्द का सबसे अच्छा अर्थ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को जो है सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें अगर मैथ के 20 प्रश्नों को निकाल देते हैं तो 130 प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पे सही हुए हैं, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और अपनी राय ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।